हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो चलिए, आप लोग का 12 का प्रिपरेशन चल रहा था, यानी 2024 के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ रहे थे वो आपका सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोग को क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और पिछले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर है, वो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था? तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को इलेवेशन यानी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के विषय में पढ़ाया था। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, और आज हम तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए हैं। और ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये आपका तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपका ये तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला हमने आपका पढ़ा था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना मैंने पढ़ लिया था। और तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक बिल्कुल आपको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मिलता जुलता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको इब्लोस्कोपिक कहा जाता था, और इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक डेल टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डेल टीबी से किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में? क्रायोस्कोपी के विषय में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार, एकदम आपका एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा ये लेक्चर जाने वाला है। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। तो एक एक डेरिवेशन इसका दिया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताएंगे। ठीक है, ग्राफ क्या कहता है, उससे हमने क्या पाया, एक्सपेरिमेंट से क्या पाया, और उसके फार्मूला के डेरिवेशन के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट है, पहले फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो बेटा एक ऐसा टेम्परेचर आप नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, कि ए फिक्स टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट्स टू फ्रीज, एनीथिंग स्टार्ट्स टू यानी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू फ्रीज। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर अगर किसी भी सब्सटेंस को रख दिया जाता है तो वो जमना शुरू कर देता है, फ्रीज करना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो आपका फंडामेंटल और नॉर्मल डेफिनेशन हो गया कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस फ्रीज करना शुरू करता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब जो हम लोग इसका एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन देते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर दो फिजिकल यानी दो फेज, किसी भी सब्सटेंस का दो फेज आपस में, दो फेज का वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। यानी आपका जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट आपका अगर लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में आपका सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो सॉलिड फेज में अगर सॉल्वेंट आपका होगा तो सॉल्वेंट के सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको अगर बराबर हो जाते हैं सॉल्यूशन के लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर से, तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो इसको हम स्पेसिफाइड वे से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली हम अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि ऐसा लिख सकते हैं, द फिक्स टेम्परेचर एट विच the fixed temperature at which vapor pressure of what? A fixed temperature at which vapor pressure of a substance in its कौन सा फेज? लिक्विड फेज। in its liquid phase is equals to the vapor pressure of the in the solid phase, यानी क्या कहता है कि एक ऐसा निश्चित तापमान यानी एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो होता है, किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आपको
लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर आपको वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आप इसको बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट on addition of non-volatile solute the vapor pressure of the solution decreases। क्या होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था ना, पिछले क्लास में वही हुआ था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए थे, जैसे यूरिया को मिला दिए थे, अमोनिया को मिला दिए थे, ग्लूकोज को मिला दिए थे। ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर को क्या करता है, घटा देता है। तो वहाँ पर वेपर प्रेशर को घटाया था और बॉइलिंग पॉइंट जो था, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया था। यहाँ पर वेपर प्रेशर को भी घटाएगा और उसके बाद जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर देगा। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर दिया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। तो ये आपके छोटे छोटे कंटेंट थे, इसको मैंने जाना। अब इसी का एग्जाम्पल हम ग्राफिकल बेस से इसी को समझते हैं। तो बेटा ग्राफ से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप एक तरफ क्या कीजिए, टेम्परेचर को बना लीजिए, एक तरफ टेम्परेचर को ले लीजिए, केल्विन में ले लेते हैं, और एक तरफ आपको क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर को ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हम किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर आपका है वो आपका, यहाँ पर हम लिक्विड सॉल्वेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है जो किस स्टेट में है, तो लिक्विड फेज में आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है। लिक्विड फेज में आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है और इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उस फ्रीजिंग पॉइंट को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, तो T0F मान लेते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, केवल सॉल्वेंट है तो ये प्योर सब्सटेंस है, तो T0F मान लेंगे। ठीक है, और जैसे ही इस सॉल्वेंट में, जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें क्या कीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दीजिएगा, तो आपके पास बन के क्या आएगा, तो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन जो आपका बन के तैयार होगा, तो इसका, इस सॉल्यूशन का, तो ये आपको क्या हो गया, सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसका ये जो बनेगा, तो ये जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपका डायग्राम ये आएगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, तो ये आपका फ्रोजन स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा, तो ये आपको जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये आपका सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी ये आपका लिक्विड वाला जो है वो आपका किस में चेंज कर जाएगा, तो सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट में, फ्रोजन ये आपका जम जाएगा फ्रोजन सॉल्वेंट में, यानी फ्रीज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। लिक्विड अवस्था में था, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट जो था उसको घटा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो टेम्परेचर आपका बैक हट गया। तो ये लिक्विड में था, पहले सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड में था, लेकिन जैसे ही आपका बैक किया तो ये सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट, तो ये जो आपका टेम्परेचर घट गया तो ये आपका फ्रीज कर जाएगा, और इसका टेम्परेचर आ जाएगा क्या, TF आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर आ जाएगा वो आपको डेल TF आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, डेल TF आ जाएगा। तो इस ग्राफ को, इस डायग्राम को आप देखने से अनुमान लगा सकते हैं। तो फ्रॉम द एबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, लिख सकते हैं, फ्रॉम द एबव ग्राफ, फ्रॉम द एबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, ऊपर वाले ग्राफ से हम क्या आकलन कर रहे हैं, तो ऊपर आपको दिखाई देगा वेपर प्रेशर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होगा, वेपर प्रेशर जो होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का, वो आपको क्या होगा, वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is lesser than the VP of pure solvent. The VP of क्या? The VP of pure liquid solvent. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड का, ये आपको कहाँ पर है तो यहाँ पर आ रहा है प्योर का, ठीक है। और जैसे ही नॉन वोलेटाइल को मिला दिए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले यहाँ था अब घट के क्या हो गया, नीचे आ गया। अब घट के क्या हो गया, नीचे आ गया। तो लेसर देन क्या हो गया, क्या घट के नीचे आ गया। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे आपका जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको इस पॉइंट में ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं कि प्योर का वेपर प्रेशर जो आपका दिया हुआ है वीपी ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का जो वीपी है, तो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का जो वीपी है वो आपका क्या आ रहा है, तो टी नॉट एफ के बराबर आता है। कितना आ रहा है, टी नॉट एफ के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वीपी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना है वो भी आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा। वीपी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपका कितना है तो टीएफ के बराबर। ये कितना है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना है, टीएफ के बराबर। कितना दिया हुआ है, टीएफ के बराबर दिया हुआ। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या वेपर प्रेशर कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ना था, ये आपका क्या था फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का क्या था फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था, वेपर प्रेशर थोड़ा था। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका और फ्रीजिंग पॉइंट इसका प्योर सॉल्वेंट जो आपका प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है, और सॉल्यूशन जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पाया गया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो ज़्यादा आपका प्योर लिक्विड वाला का है, और कम किसका है तो इसका है। तो डेल टी एफ जो यहाँ निकालिएगा तो डेल टी एफ आपका क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो यहाँ से अब अगर हम डेल टी एफ निकाले तो डेल टी एफ में बड़ा क्या है तो टी नॉट एफ जो आपका प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का है, और इसमें से क्या करेंगे टी एफ को हम घटा देंगे, उसमें क्या करेंगे टी एफ को। तो डेल टी एफ जो होगा वो टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टी एफ जो है वो टी नॉट एफ से क्या है, टी नॉट एफ से कम है। टी नॉट एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका कम दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही आपका क्या कहला है, डिप्रेस करना यानी घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना का डिप्रेशन हुआ, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ का, टी नॉट एफ माइनस कितना का टी एफ का डिप्रेशन, टी एफ का डिप्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ पाया था, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, चाहे एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट, एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने पाया, क्या पाया तो एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने पाया कि डेल टी एफ जो होता है यानी क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका आएगा डेल टी एफ, वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल एम बराबर क्या, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही इस प्रोस्पेलिटी को हटाइएगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जैसे ही इस प्रोस्पेलिटी को हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि डेल टी एफ जो होगा वो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ और गुने एम के बराबर आ जाएगा, के एफ गुने एम के बराबर आ जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर जो आपका ये के एफ दिखाई दे रहा है, ये के एफ क्या हो जाएगा, तो ये के एफ आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल
मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आपके ये हो जाएंगे। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर केएफ जो होगा वो डिपेंड करेगा, वहां पर भी केबी जो था वो आपको सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा था, तो यहां पर भी केएफ डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करेगा, तो केएफ आपका डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। ठीक है, वहां पर जो यूनिट आया था केएफ का, केबी का, वो भी यहाँ पर भी यूनिट आपका केएफ का बिल्कुल सेम आएगा। यूनिट ऑफ केएफ निकालेंगे वैसे ही जैसा पिछले लेक्चर में हमने बताया था। यूनिट ऑफ केएफ क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। यूनिट ऑफ केएफ क्या हो जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल आपका यूनिट हो जाएगा केएफ का। ठीक है, और एम आपको क्या होता है वो आप जान रहे हैं कि एम क्या होता है, तो एम आपका मोलेलिटी होता है। एम आपका क्या होता है, तो मोलेलिटी होता है। एम आपका क्या होता है, मोलेलिटी होता है। एम आपका क्या होता है, मोलेलिटी। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आप फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल देते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ लिखवा दिया था। फॉर एग्जांपल केएफ ऑफ वाटर, केएफ ऑफ H2O, H2O का केएफ क्या होता है, तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। H2O का केएफ क्या होगा, तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये आपका केएफ किसका होता है, तो आपका वाटर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद एम जो आपका आता है वो क्या आता है, तो एम बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट ले रहे हैं यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बटा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में जो सॉल्वेंट का मास होगा वही आपका स्मॉल एम, जिसको मोलेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे जो आपको इलेवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग को पढ़ना था। किसमें पढ़ना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग को पढ़ना था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, कहता है कि हाउ मच इथेनॉल, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मच इथेनॉल, इथेनॉल बेटा क्या होता है, C2H5OH, ये आपका इथेनॉल शुड बी एडेड टू 1 लीटर वाटर। कितना लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर आपको वाटर दिया हुआ है, 1 लीटर वाटर। सो इट विल नॉट फ्रीज एट -2 डिग्री से, -2 डिग्री सेल्सियस। क्या कहता है कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में कितना इथेनॉल को मिला दिया जाएगा, ताकि पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो 1 लीटर पानी में कितने इथेनॉल को मिला देंगे ताकि -2 डिग्री सेल्सियस पर भी इथेनॉल और पानी का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको फ्रीज नहीं करेगा, जमने का काम नहीं करेगा। यही आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फटाफट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल टी एफ बराबर क्या होता है, तो के एफ गुने एम हो जाता है, के एफ गुने एम हो जाता है। ठीक है, अब आपका डेल टी एफ कितना दिया हुआ है, तो कहता है कि -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करेगा। यानी टेम्परेचर पहले 0 था, 0 पर फ्रीज कर रहा था, अब -2 पर भी नहीं कर रहा है। तो कितना टेम्परेचर घटा दिया, तो -2 डिग्री को घटा दिया। तो -2 डिग्री तो घट कितना रहा है, तो 2 गो अमाउंट घट रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं डालेंगे। तो आपका ये टेम्परेचर जो डेल टी एफ है वो कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। के एफ वाटर का कितना दिया हुआ है, तो भाई वाटर का के एफ मैंने बताया था 1.86 होता है। कितना होता है, 1.86 ले लिए। ठीक है, और इनटू, तो ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हाउ मच इथेनॉल दिया हुआ है, तो इथेनॉल का फार्मूला मैंने लिखा है C2H5OH। ठीक है, इसका मास निकाल लीजिए, मोलर मास। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका 1 × 5 है, इधर 1 दिया हुआ है, तो 1 × 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 16। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 24 + 16 + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो गिवन मास नहीं पता है तो मान लेते हैं x ग्राम, मोलर मास कितना हो गया, तो 46। और बट्टा में क्या दिया हुआ है, तो आपका 1 लीटर वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको वाटर का क्या चाहिए, मास चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मल डेंसिटी जो होता है, मैंने पहले भी इससे पहले भी चर्चा किया था, नॉर्मल डेंसिटी जो आपका HCl का होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो आपके क्या होंगे, तो 1 ग्राम पर ml लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 kg पर लीटर लिख सकते हैं। ठीक है,
1 kg पर लीटर। तो यहाँ से आपका 1 लीटर दिया हुआ है, इट मीन्स क्या, 1 लीटर अगर दिया हुआ है वाटर, इसका मतलब इसका मास कितना होगा, तो 1 kg होगा। तो नॉर्मल डेंसिटी ऑफ वाटर से ही हम लोग नहीं देंगे तो नॉर्मल मास, नॉर्मल वॉल्यूम देगा तो मास निकाल लेंगे, मास देगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 kg आपका मास हो गया, 1 kg क्या हो गया, मास हो गया। तो नीचे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो x उधर रहने दीजिए, सबको इधर लाइए, 2 आ गया, इसको इधर लाइएगा तो 1.86 आ गया, ये 46 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 46 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, फटाफट आपको सॉल्व कर देना है। इधर उड़ाइएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, तो आप गुना भाग कीजिए, 2 से काटिए, तो 2 9 18 और 2 के 2 तिहाई 6, यानी 46 दूनी 92, लगभग आपको कितना आ जाएगा, तो लगभग आपको ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको कितना के बराबर आएगा, काट कूट करके देखो तो फटाफट कितना आता है, आप गुना भाग कीजिएगा। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ ये लगभग आपको 2 के बराबर आ जाएगा, 2 के पॉइंट्स, और ये आपका कट कुट के क्या आएगा, लगभग 50 तो आएगा नहीं, तो x का मान लगभग क्या 49.4 समथिंग आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49.4 क्या आ जाएगा, 49.4 kg कि ग्राम, ग्राम, यानी लगभग आपको कितना आ गया, 50 ग्राम, कितना ग्राम आ गया। तो कितना इथेनॉल, तो कहता है कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम इथेनॉल को आप मिला दीजिएगा तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 2 डिग्री सेल्सियस से घटाया जा सकता है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लाइकोल, ठीक है। आपका कितना दिया हुआ है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लाइकोल दिया हुआ है इन 50 ग्राम वाटर, 50 ग्राम वाटर में इज फाउंड टू बी -34 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है फ्रीजिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का है जिसमें 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लाइकोल को 50 ग्राम पानी में मिलाया गया। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लाइकोल में 50 ग्राम आपको क्या मिला हुआ है, जल मिला हुआ है। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी चेंज आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको कितना दिया गया है, तो 34 दिया गया है। कितना दिया गया है, 34। अब कहता है कि इसको आइडियल बिहेवियर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आइडियल बिहेवियर। आपको कहता है कि इसको आइडियल बिहेवियर मानना है यानी आदर्श आपका विलियन है। तो कहता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल का डेंसिटी क्या होगा जब आपका केएफ जो है वो वाटर का इतना केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। तो आपके पास फॉर्मूला, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका सॉल्यूशन में बेटा दे दिया है डेल टी एफ दिया हुआ है। के एफ आपको पता है, डेल टी एफ आपको पता है, और आपके पास क्या सब पता है, तो आपका वॉल्यूम यहाँ जो है वो आपको पता है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपको पता है। और उसके बाद आपको 50 ग्राम जो है वो इथाइलिन, 50 ग्राम वाटर जो है ये आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ डेल टी एफ बराबर के एफ और गुने क्या, के एफ गुने एम लिख सकते हैं। डेल टी एफ आपको कितना दिया हुआ है, तो 34 डिग्री सेल्सियस से घट गया तो ये 34 हो गया। के आपका 1.86 हो गया और गुने, अब आपका मास निकालना है। तो मास, तो इसमें आपको सोचना होगा कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है, कौन कम है और कौन ज़्यादा है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का पहले हमको मोलर मास निकालना होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपका सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको क्या दिया गया है, ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का बेटा फॉर्मूला लिखना होगा आपको। तो हम लिखते हैं CH हो गया, OH हो गया, CH2OH और CH2OH आपका ये हो गया। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का इसमें कार्बन कितने हो गए, तो कार्बन आपका 2 हो गया, तो 12 गुने 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4 2 6 हो गया, तो 1 गुने 6 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, तो 2 ठो, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 24 आप प्लस कितना 6 आप प्लस कितना 32, यानी क्या 62 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 ग्राम। तो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का ही क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन। तो डेंसिटी यानी मास निकल जाएगा किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास मान लेते हैं कि x है, और इसका मोलर मास कितना आया, तो 62 आ गया। अपॉन में आपका क्या लिखना होगा, तो मास ऑफ वाटर। तो वाटर कितना दिया हुआ है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 ml के बराबर होता है। तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 50 ml के बराबर हो जाएगा। तो ये 50 ml हो गया,
ठीक है। और 50 ml हो गया तो इसका डेंसिटी जो आप लिखिएगा वाटर का, वो नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, तो 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml में कितना ग्राम, तो 1 ml में आपका हो जाएगा 1 ग्राम। तो 50 ml में कितना ग्राम हो जाएगा भाई, तो 50 ml में आपका 50 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो ये वैल्यू आपको दिमाग में रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, 50 सेंटीमीटर क्यूब 50, और नॉर्मल डेंसिटी जो वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 ml बराबर कितना, 1 ग्राम, तो 50 ml बराबर कितना ग्राम होगा, तो 50 ग्राम होगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 50 ml हो गया, और इसको क्या 50 क्या ग्राम हो गया, केजी में बदलेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको काट कूट दीजिए, जो कटने वाला है उसको उड़ाइए। ये इससे कट गया, 5 से क्या 2, यानी 20 बार में कट गया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू सबको एक बार और लिख देते हैं, 34 इज इक्वल्स टू 1.86 और गुने x, और ये कितना ऊपर चला जाएगा, 20 आपका ऊपर चला जाएगा, 62 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर, अब क्या कीजिएगा, तो 34 है, 62 आपका ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो 1.86 आ जाएगा, नीचे आपका 20 आ जाएगा। इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको काट कूट के सॉल्व कर देना है। काट कूट के क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे कीजिएगा वो फटाफट कीजिए, कैलकुलेशन फटाफट आपको करना होगा। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, 20 से काटो तो 20 पंचे 100 हो गया। अब 21 से कटेगा भाई, कटने उठने वाला है। 34 से 34 दूनी 68, 68 आपका किस किस से कटेगा, काट कूट के देखो तो कितना आता है, फटाफट फटाफट देखिएगा तो 56.66 ग्राम आएगा। ये काट कूट के आप देखेंगे तो आपका 56.66 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो आपका मास कितना आ गया, तो इतना आ गया। आपको निकालना क्या था, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो डेंसिटी क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का, डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का डेंसिटी। तो मास कितना आया है, तो 56.66 ग्राम आ गया। और वॉल्यूम कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का वॉल्यूम आपको 50 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो लगभग 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। आपका यही डेंसिटी आएगा 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए, आपको अगर केएफ का मान नहीं देता है, केएफ का मान आपको अगर नहीं देता है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस, लक बाई चांस आपको ऐसा होता है कि आपको केएफ का मान नहीं दिया जाता है। तो इफ वैल्यू ऑफ केएफ इज नॉट गिवन, इफ वैल्यू ऑफ केएफ इज नॉट गिवन, केएफ इज नॉट गिवन, अगर वैल्यू केएफ का नहीं देगा तब आप एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी ये फार्मूला बताया था, थोड़ा सा अंतर था, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का केस था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का केस है। तो यहाँ पर केएफ का फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो केएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो आर यहाँ पर भी रहेगा, वहाँ टी बी था, यहाँ टी एफ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एम होगा, वहाँ भी एम था। ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 1000 गुने वहाँ डेल एट वेपराइजेशन था, यहाँ पर डेल एस क्या हो जाएगा, तो फ्यूजन हो जाएगा, डेल एस क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। कहानी वही सब होंगे जो उसमें आपको बताया गया था। तो यहाँ पर भी आपका आर क्या होगा, तो आर वही कहानी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वहाँ भी था, यहाँ पर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही होंगे। ठीक है। और वैल्यू भी वैसे ही लेंगे, 8.314। ठीक है। जूल कैल्विन पर केजी क्या आएगा, जूल पर मोल कैल्विन आपको आ जाएगा, या फिर 2 कैलोरी, ठीक है, पर मोल कैल्विन आ जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल कैल्विन। ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा आर का मान। टीएफ क्या हो जाएगा, तो वही कहानी, वहाँ पर टीएफ क्या था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट था किसका, सॉल्वेंट का। एम क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पर भी मोलर मास सॉल्वेंट का था। ठीक है। मोलर मास किसका हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मोलर मास सॉल्वेंट का हो जाएगा। ठीक है। अब आपको डेल एच एफ जो था, वहाँ पर भी कहानी बताए थे हम, डेल एच वेपराइजेशन का, यहाँ डेल एच एफ था, फ्यूजन का है कहानी। तो ये डेल एच एफ क्या होगा, तो डेल एच एफ जो आपका होगा वो आपका मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन, फ्यूजन का क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी आपका डेल एच एफ हो जाएगा। डेल एच एफ क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी आपका हो जाएगा किसका, फ्यूजन का। तो ये कहानी एक आपका इसमें आएगा, और इसी का तो ये आपको ग्राम में रहेगा तब होगा जब इसको मोल में लिखिएगा डेल एच एफ को। हमने पिछले क्लास उसमें भी वेपराइजेशन में भी बताया था। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, मोलर मास से गुना कर देंगे। m गुने क्या, m गुने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, m गुने, वहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखते थे, यहाँ लैटेंट हीट ऑफ क्या लिखेंगे, फ्यूजन लिखेंगे। जहाँ पर एल एफ जो है वो आपका क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका मोलर मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, तो मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस आपको केएफ अगर नहीं देगा तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, केएफ बराबर ये, और यहाँ पर आपको सब का मान रखा गया है। और इसका जो आर का जो वैल्यू लेंगे, जो आर का वैल्यू लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो नोट करके, वहाँ भी हमने एक पॉइंट बताया था, आप लोग को याद होगा, तो नोट करके एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। वैल्यू ऑफ आर इज टेकन, वैल्यू ऑफ आर इज टेकन अकॉर्डिंग टू, टेकिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, वहाँ पर डेल एच वेपराइजेशन लिखे थे, यहाँ डेल एफ फ्यूजन। डेल एफ फ्यूजन का मान लीजिए आपको कैलोरी में देगा तो आप ये वैल्यू को लीजिएगा, और डेल एच एफ का मान आपको, डेल एच एफ का मान आपको मान लीजिए कि जूल में देगा तो इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से वैल्यू को हम लोग लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, कहता है कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट विच हैज फ्रीजिंग पॉइंट एट 16.6 और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना दिया हुआ है। यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया हुआ है और फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, नहीं तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होगा, वो मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे आपका T0F जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 16.6, तो 16.6 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स क्या आपका 273, क्या करेंगे 273 आप प्लस, इसको कैल्विन में चेंज कर लिए, 273 प्लस 16.6 लिखिएगा तो 0.6 आ जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और इधर आपका 2 हो जाएगा, 289.6 कैल्विन हो गया। ये आपको दिया हुआ है। और एक आपको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास डेल एच जो है वो आपको ये नहीं दिया हुआ है। तो डेल एच एफ अगर निकालिएगा तो इसको निकालना होगा, तो मोलर मास गुने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गुने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तब आपका ये निकलेगा। हमको इसका वैल्यू चाहिए था। तो मोलर मास आपका कितना है, तो मोलर मास आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो लिख दीजिए m, और गुने किसका, तो मोलर मास आपका सॉल्वेंट का, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, तो 180.75 जूल पर ग्राम, किस में दिया हुआ है, जूल में। तो आर का भी वैल्यू किस में लेंगे, तो जूल में लेंगे। आर का वैल्यू किस में लेंगे, जूल में। तो जूल में कितना होगा, तो 8.314 जूल पर मोल कैल्विन, जूल पर मोल कैल्विन, ये आपको वैल्यू आ गया। तो ये सारे वैल्यू आपके आ गए। तब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको मोलर डिप्लेशन कांस्टेंट, यानी केएफ का मान निकालना है। तो केएफ बराबर क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8.314 इंटू आपका कितना आ गया, तो T0F आपका कितना दिया हुआ है, तो 289.6 का होल स्क्वायर, 289.6 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और गुने क्या आता है m को m रहने दो, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे क्या 1000 और गुने क्या डेल टी एफ का मान, तो डेल टी एफ का मान क्या हो जाएगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान इसके आ जाएगा m, गुने क्या आ जाएगा 180.75। ये आपका जो कैंसिल होने वाला है उसको काटिए। तो कैंसिल होने वाला को काटिएगा तो कैसे काटिएगा, m से m आपका गायब हो गया, ठीक है। अब जो कटने कुटने वाला है वो सारे को काट कूट के कहानी आप लिखेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 3.857 कैल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। कैल्विन केजी आपको कैल्विन केजी पर मोल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पता चल गया कि मोलर इलेवेशन कांस्टेंट जो आपका सॉल्वेंट का है
क्योंकि सॉल्वेंट हमको पता नहीं था, तो सॉल्वेंट का पता होता तब तो मोलर मास निकालते नहीं था, लेकिन कटने कुटने वाला अगर मोलर मास, तो यहाँ पर लैटेंट हीट दिया हुआ था, लैटेंट है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ था, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ था, लैटेंट हीट ऑफ आपका वेपोराइजेशन नहीं दिया हुआ था, ठीक है, ठीक है, फ्यूजन का कहानी दिया हुआ था। अब इससे पहले हमने अभी कहानी भी बताया है आपको कि यहाँ पर डेल एच एफ जो होता है वो मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होगा वो आपको मोलर मास गुने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होता है। मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर क्या, मोलर मास गुने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ये 5% सॉल्यूशन बाय मास, एक सॉल्यूशन है जो 5% मास के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है ऑफ शुगर इन वाटर, यानी वाटर में जो आपका शुगर मिलाया गया है वो बाय मास 5% मिलाया गया है, यानी 1 kg में आपको 1 kg या कहते हैं, मान लो 100 ग्राम अगर लेते हैं तो 100 ग्राम में 5 ग्राम आपको चीनी होगा और 95 ग्राम आपको पानी होगा। हैज फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है कितना, 271 केल्विन। पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का 273.15 केल्विन होता है तो, ठीक है, तो आपके पास दो कंडीशन दिया है, एक आपको वाटर का कंडीशन दिया है और दूसरा जो कंडीशन आपके पास दिए हुए है वो आपको वाटर और चीनी, यानी चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया गया है और दूसरा ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन बना के आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको शुगर का और ग्लूकोज का, तो शुगर और ग्लूकोज का कहानी है, तो आप पहले क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको शुगर का फार्मूला कितना होता है पहले भी बताया था, C12H22O11 होता है, और मास इसका निकालिएगा तो 342 ग्राम होता है। ग्लूकोज का कहानी आप देख सकते हैं, ग्लूकोज का क्या होता है फार्मूला, तो C6H12O6 हो जाता है, ठीक है, और इसका जब मोलर मास आप देखिएगा तो 180 ग्राम आ जाता है, ठीक है। ये हम जान चुके हैं, ये हम पहले भी जान चुके हैं। और 5% जो आपका बाय मास दिया हुआ है, जैसे आपको 1 मिनट मैं 2 चीज़ आपको समझा दूँ यहाँ पर कि ये 5% ऑफ सॉल्यूशन या ये 5% सॉल्यूशन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जो ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। ये 5% सॉल्यूशन बाय मास, ये 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर इन वाटर, ऑफ शुगर इन वाटर का क्या मतलब हुआ, शुगर इन वाटर का क्या मतलब हुआ, तो इस स्टेटमेंट का सीधा साधा मतलब हो गया कि आपको 100 ग्राम जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर है, नहीं, तो शुगर कितना हो गया, तो शुगर आपको हो गया 5 ग्राम, और आपका उसके बाद वाटर कितना हो गया, तो वाटर आपके हो गए 100 में से 5 घटा दीजिए तो कितना ग्राम हो गया, तो 95 ग्राम आपका वाटर हो गया, 95 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये इसके कहने का मतलब होता है, ये इसके कहने का मतलब होता है कि आपको 5 ग्राम सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर इन वाटर है। इट मीन्स क्या कि आपको 100% वाटर है, उसमें से 5% ही आपको चीनी पाया गया है, अदरवाइज 95% उसमें क्या पाया गया है, तो केवल जल पाया गया है, ठीक है, वाटर पाया गया है। तो ये यहाँ का कहानी था। अब हम दोनों का अलग अलग निकालते हैं। जैसे पहला केस आपके पास शुगर का है, तो मैं पहले आपको शुगर का कहानी बता दूं। तो फॉर शुगर, तो शुगर का आपको दिया हुआ है डेल टी एफ, आपका कितना दिया हुआ है शुगर का, तो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट आपका कितना दिया हुआ है, तो आपका 271 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 271। हैज फ्रीजिंग पॉइंट कहता है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर इन वाटर, हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है 2.71 होगा, 2.71 केल्विन, कितना दिया हुआ है, 2.71 केल्विन। अब आपको क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। 5% ग्लूकोज इन वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। किसका निकालना है, 5% ग्लूकोज ऑफ वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। कितना, 5% ग्लूकोज ऑफ का फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है। और आपके पास और क्या दिया हुआ है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 271 था ना। एक मिनट ध्यान से देखेगा, यहाँ पर कुछ एरर है क्वेश्चन में।
अब कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका, तो शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये आपको होता कितना है, तो नॉर्मली जो आपका होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, एक मिनट देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना 273.15 केल्विन होता है। अब आपका कितना दिया हुआ है 271, तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया भाई, तो डिग्री सेल्सियस जो आपका डेल टी एफ आ गया, वो डेल टी एफ कितना आ गया, तो 200 यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि फॉर शुगर के लिए जो डेल टी एफ का मान होगा, वो डेल टी एफ का मान कितना होगा, तो 273.15 में से 271 को घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो के एफ गुने एम के बराबर हो जाएगा, के एफ गुने एम के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 2.15 आ गया। और आपका नीचे क्या दिया हुआ है, के एफ, तो के एफ का मान, वाटर का के एफ का मान कितना होता है, वाटर का के एफ का मान कितना होगा, नहीं तो रेशियो निकालना है, छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, के एफ को के एफ ही रहने देते हैं, ठीक है। और इनटू में आपका मोलर मास है, तो मोलर मास आपका शुगर का कितना दिया हुआ है, तो शुगर का मास आपका मोलर मास 5% है, तो 5% है, तो मान लो 5% यानी 5, और बट्टा कितना, तो 342, अब बट्टा कितना, तो 95 ग्राम होगा, तो बट्टा कितना, तो 1000 केजी में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कंटेंट आपको आ रहा है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन जो आपके पास आएगा वो पहले किसका निकाल लेते हैं, तो पहले हम इसके बाद आपको निकाल लेते हैं फॉर ग्लूकोज का, किसके लिए, तो फॉर ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए जब आप निकालिएगा तो ग्लूकोज का मान लेते हैं कि ये डेल टी एफ है, किसका, ग्लूकोज का, तो ये हो जाएगा के एफ गुने, तो ये भी कितना दिया हुआ है, तो 5% ही दिया हुआ है ग्लूकोज, तो 5, अब बट्टा कितना, तो ग्लूकोज का मास 180 है, और ये भी हो जाएगा, पानी इसमें कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 1000, ठीक है, 1000। अब दोनों को क्या करो कि हमको डेल टी एफ निकालना है, किसका, तो ग्लूकोज का, तो क्या कीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो दूसरा को भाग दे देना है पहला से, दूसरा को पहला से जैसे ही भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद आपको क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा आपका डेल टी एफ यहाँ आ गया, और एल एच एस साइड भाग दीजिएगा, तो ये क्या आएगा 2.15 आ जाएगा, 2.15 आ गया। और आर एच एस साइड जब भाग दीजिएगा तो इसका के एफ और इसका के एफ, दोनों का के एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों का के एफ कट जाएगा ना, दोनों का, इधर रहने दो, इधर लिख देंगे इसका के एफ, और गुना में इधर लिखिएगा तो 5 आ गया अपॉन 180 आ गया, और बट्टा 95 अपॉन कितना 1000 आ गया, और यहाँ पर लिखिएगा तो इसका के एफ इंटू, दोनों में वाटर का ही है, तो ये क्या हो गया 5/342 हो गया, और बटा में क्या आ गया, तो 95/1000 आ गया, 95/1000। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करो, के एफ से के एफ गायब हो गया, 5 से 5 गायब हो गया, 95 से कट गया, 1000 से कट गया। आपके पास बचा क्या सब, वो यहाँ पर लिखते हैं। तो डेल टी एफ बराबर, इधर आपको क्या बच गया, तो 180 नीचे आ गया, और इधर से आपका क्या होगा, तो 342 ऊपर चला गया, तो ऊपर आपके पास बचा क्या 342 आप बट्टा 180, और 2.15 कहाँ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 2.15 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो आपको डिवाइड कर देना है, फटाफट आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, तो 4.09 आ जाएगा, 4.09 आ जाएगा। कितना आ गया, तो डेल टी एफ का मान कितना आ गया 4.09, डेल टी एफ कितना आ गया 4.09 आपको आ गया, कितना आ गया 4.09। अब आपको निकालना क्या था, तो टी एफ का मान निकालना था, तो टी एफ का मान फटाफट निकाल दीजिए। अब आपको इसमें निकालना क्या है, तो टी एफ का मान निकालना है। तो टी एफ का मान कैसे निकालेंगे भाई, आपका डेल टी एफ आ गया, और टी नॉट एफ आपको पता होना चाहिए। तो टी नॉट एफ आपका क्या है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं कि हमारे पास जो टी नॉट एफ है, तो आपको टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ, टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ आ जाएगा। तो ये आपका टी नॉट एफ कितना होता है, तो 273 0 डिग्री से 273.15 माइनस 4.09, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, तो इतना आपके केल्विन हो जाएंगे, इतना क्या हो जाएंगे, केल्विन हो जाएंगे। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, लगभग इन दोनों को घटाइएगा तो 269.06 269.06 केल्विन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लेक्चर था
क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो आपका लास्ट कर गया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्लोली एक एक चीज़ कॉपी पर प्रिंट कीजिएगा, एक से एक बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।